हेलो। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मेन हमारा जो टॉपिक चला हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चला हुआ है। तो कैपिटल जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से फंड्स रेज किए जाते हैं। तो डेट फंड उसमें से एक था, तो उसकी कैलकुलेशन हमने कर ली है। उसके बाद जैसे सेकेंड सोर्स है हमारे पास कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में आपको पता है कि वो रिडीमेबल भी हो सकते हैं और इरिडीमेबल भी हो सकते हैं। तो दो तरह से इसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो ये हमारे पास है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इफ़ दे आर इरिडीमेबल, कि उनकी रिडेम्पशन नहीं है, परपेचुअल है, यानी कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब कंपनी बंद की जाएगी, तब उनकी रीपेमेंट होनी है। तो उस केस में जो है हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर हम के पी लिखते हैं। के पी का मतलब है प्रेफरेंस कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। के स्मॉल में हम पी लिखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय एन पी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर जो है वो डी हो गया फॉर्मूले में। जब हमने डेट की किया था तब हमारे पास आई था, इंटरेस्ट था, क्योंकि जो डेट फंड है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है, और जो प्रेफरेंस कैपिटल है उसके ऊपर डिविडेंड पे किया जाता है। तो इसलिए हमने इसके लिए यहाँ पे डी लिख दिया। एनपी का मतलब वही सेम है कि नेट प्रोसीड्स आपको कितनी मिलने वाली है, नेट अमाउंट कितने मिलने वाली है आपको। तो जो भी उसमें से ब्रोकरेज की कमीशन के जो भी खर्चे हैं वो माइनस कर दिए जाएंगे, और डिस्काउंट है तो माइनस कर दिया जाएगा, प्रीमियम है तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि आप नेट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती तो फिर हम मार्केट प्राइस के बेस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि उसकी जो फेस वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी नेट प्रोसीड्स के लिए रहती है, सेकंड हमारी फिर मार्केट प्राइस के लिए आती है, थर्ड प्रेफरेंस जो है हम प्रिंसिपल अमाउंट के लिए लेते हैं। तो डी डिवाइडेड बाय एन पी मल्टीप्लाइड बाय 100, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। डी का मतलब है यहाँ पर डिविडेंड, कितना डिविडेंड अमाउंट आपने पे की है, नेट प्रोसीड्स कितनी नेट अमाउंट आपको मिलेगी, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने पी लिखना है। देन जो सेकंड है हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इफ़ दे आर रिडीमेबल, कि अगर उसकी रिडेम्पशन के बारे में इंफॉर्मेशन है तब क्या फॉर्मूला रहेगा? तो उसकी हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इज इक्वल टू डी प्लस आर वी। आर वी की जगह आप एम वी भी लिख सकते हैं। एम वी का मतलब होता है उसकी मैच्योरिटी वैल्यू, आर वी का मतलब है रिडीमेबल वैल्यू। बात एक ही है कि कितनी अमाउंट पे उसकी रिडेम्पशन होनी है या उसकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है। तो एम वी और आर वी कुछ भी लिख सकते हैं आप, रिडीमेबल वैल्यू और मैच्योरिटी वैल्यू। तो आर वी माइनस एन पी नेट प्रोसीड्स कितना है, और डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल बाद उसकी रिडेम्पशन होनी है, और इसको हमने जो है टोटल को डिवाइड करना है आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज में आ जाएगा। डी का मतलब डिविडेंड, एन पी का मतलब नेट प्रोसीड्स, आर वी का मतलब रिडीमेबल वैल्यू। आप चाहें तो उसकी जगह एम वी भी लिख सकते हैं, एम वी मैच्योरिटी वैल्यू वो भी लिखी जा सकती है। एंड एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, कि कितने ईयर्स के बाद जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन होनी है, वो आपका एन आ गया, कि नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल के बाद, जितने टाइम के बाद उसकी रिडेम्पशन की जानी है। तो इसको एक एग्जांपल से कर लेते हैं हम। तो एग्जांपल ले लिया हमने कि ए कंपनी इशूज 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। कि कंपनी ने जो है वो 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, और 10% प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब कि उसके ऊपर 10% रेट से जो है वो डिविडेंड पे करना है, और उसमें जो है वो 100 रुपीज़ ईच जो है वो उसका प्राइस है, फेस वैल्यू है। रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, रिडेम्पशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, यानी कि आपको रिडेम्पशन वाले फार्मूले का इस्तेमाल करना है। तो रिडेम्पशन आफ्टर 10 ईयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, तो उसकी जो इशू किया गया है वो एट प्रीमियम किया गया है, वो 5% का प्रीमियम है। द कॉस्ट ऑफ इशू इज़ 2 पर शेयर, जो कॉस्ट ऑफ इशू है, खर्चा है इशू करने का, वो 2 रुपये है एक शेयर का। कैलकुलेट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, टैक्स रेट इज 50%। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको जो है वो आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालनी है प्रेफरेंस कैपिटल की, एंड टैक्स रेट इज 50%। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो है आपने टैक्स रेट के साथ कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है, क्योंकि जब मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं तो इसमें कोई भी आपको बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स के बारे में नहीं बताया। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स की कोई भी आफ्टर टैक्स कॉस्ट नहीं होती, उसकी जो है वो आफ्टर टैक्स ही, आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स कोई अलग अलग नहीं है, उसकी सेम ही रहेगी। क्योंकि इसमें जो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर हम डिविडेंड पे करते हैं उससे हमें टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है उसके जो प्रॉफिट जो आपका आफ्टर टैक्स आता है टैक्स पे करने के बाद, उस प्रॉफिट में से आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो है वो डिविडेंड पे करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स की वजह से कोई भी हमारा जो है वो टैक्स में बेनिफिट नहीं होता। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल निकालें और टैक्स रेट जो है वो आपको 50%
10% दी गई है। तो यानी कि आपने क्या करना है कि टैक्स रेट को इग्नोर करना है जब आपने प्रेफरेंस कैपिटल निकालनी। हाँ, अगर आप डेट फंड्स की कॉस्ट निकाल रहे होते तो ये टैक्स रेट कंसीडर करना था, आपको आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालनी थी। बट आप जो है वो अभी क्या निकाल रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स की, प्रेफरेंस कैपिटल की कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो आपने याद रखना है कि इसमें जो है वो आफ्टर टैक्स कॉस्ट, कोई भी आफ्टर टैक्स का फंडा नहीं है। जो फॉर्मूला है आपका वही फॉर्मूला रहेगा। टैक्स रेट को आपने कंप्लीटली इग्नोर कर देना है, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से दिया जाता है। तो फॉर्मूला हमने पहले जो लिखा था, क्योंकि रिडेम्पशन के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हमने रिडेम्पशन वाला फॉर्मूला लिख लिया। अगर रिडेम्पशन के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं डी डिवाइडेड बाय एन पी इंटू 100। बट हमारे पास रिडेम्पशन के लिए इंफॉर्मेशन है तो हमने रिडेम्पशन वाला फॉर्मूला लिख लिया। तो उसमें क्या था कि के पी इज इक्वल टू डी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन, और इसको जो है डिवाइड करना है आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। इस फॉर्मूले में हम देखना है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहले हमें डी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, डिविडेंड। तो डिविडेंड के बारे में जैसे मैंने बताया था कि इंटरेस्ट जो हम फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे ही डिविडेंड भी आपने सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। चाहे उसको जो है वो प्रीमियम पे इशू किया गया, चाहे उसको डिस्काउंट पे इशू किया गया, बट आपने डिविडेंड कैलकुलेट करना है उसकी फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू देख लेते हैं कितनी है, क्योंकि शेयर जो है वो इशू किए गए हैं 10,000 शेयर्स हैं और 100 रुपीज़ का एक शेयर है। तो यानी कि जो है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 जो है वो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 10 लाख रुपीज़ के जो है वो आपके प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। तो 10 लाख के शेयर्स हो गए और जो डिविडेंड का रेट है वो 10% है। तो इसका 10% हमने निकाल लिया, यानी कि जो हमने डिविडेंड कैलकुलेट कर दिया वो आपका 10 लाख का 10%, यानी कि 1 लाख रुपए हमने डिविडेंड निकाल लिया। उसके बाद हमें चाहिए रिडेम्पशन वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू की, उसकी मैच्योरिटी के टाइम पे कितनी पेमेंट होनी है। तो मैच्योरिटी के बारे में जो है कोई इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है, देख लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि कंपनी इशूज 10% शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। हाँ, तो ये क्या कह रहा है कि 10 ईयर्स के बाद जो उसकी रिडेम्पशन होनी है वो 5% प्रीमियम के साथ होनी है। क्या कह रहा है, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो 10 ईयर्स के बाद रिडेम्पशन होनी है। तो नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के बाद रिडेम्पशन होनी है, 10 ईयर्स के बाद, और प्रीमियम कितना पे करना है, 5%। तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं रिडीमेबल वैल्यू की। कैलकुलेशन ऑफ रिडीमेबल वैल्यू, फेस वैल्यू निकाल ली थी हमने 10,000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच, 10 लाख रुपीज़ हो गया। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, रिडेम्पशन पे जो हमने प्रीमियम पे करना है वो इसमें ऐड हो जाएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट हमने पे करनी है। अगर डिस्काउंट होता तो माइनस कर देते, बट प्रीमियम दिया हुआ है तो हम प्रीमियम ऐड कर देंगे। आपको पता ही है कि बेसिक्स ही है कि प्रीमियम को ऐड करना है और डिस्काउंट होगा तो उसको माइनस करना है। तो 10 लाख रुपीज़ का कितना परसेंट बोला उसने, 5% बोला है। तो 10 लाख का 5% निकाल लिया, 50,000 हो गया। और 10 लाख तो उसकी फेस वैल्यू पे करनी है, साथ में उसका प्रीमियम पे करना है 50,000, यानी कि टोटल अमाउंट आपको जो पे करनी है वो 10,50,000 रुपीज़ पे करने हैं। और साथ में क्या है कि जो उसके हमने और क्या निकालना है, नेट प्रोसीड्स निकालनी है। नेट प्रोसीड्स की कितनी अमाउंट रिसीव होने वाली है। तो रिसीव होने के लिए क्या करेगी, तो कॉस्ट ऑफ इशू इज 2 पर शेयर की, 2 रुपये शेयर के ऊपर आपको खर्चा आएगा। कॉस्ट ऑफ इशू जब आप इसको इशू कर रहे हैं तो हो सकता है ब्रोकेज का, कमीशन का और कोई फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो 2 रुपये इसमें पर शेयर के हिसाब से आ रही है। तो हमने नेट प्रोसीड्स की कैलकुलेशन करनी है। तो नेट प्रोसीड्स के लिए क्या है, फेस वैल्यू जो है उसकी 10,000 इंटू 100 रुपीज़, 10 लाख रुपीज़ की जो है होगी। और कॉस्ट ऑफ इशू कितने रुपए है, 2 रुपये पर शेयर, और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 10,000। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो कॉस्ट ऑफ इशू कितनी होगी 10,000 शेयर्स पे की 2 रुपीज़ ईच के हिसाब से 20,000। तो ये कॉस्ट हमारे को खर्चा है, इतनी इसकी फेस वैल्यू थी, इतना हमारा खर्चा होगा उसमें से। तो नेट हमें कितना मिलेगा 9,80,000। तो समझ में आ गया होगा आपको। फेस वैल्यू जो थी उसकी फेस वैल्यू निकाल ली, जो खर्चे होंगे, जो कॉस्ट आएगी उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। जब भी हमने इशू करना है तो इशू के टाइम पे जो भी खर्चे होंगे वो माइनस होंगे। तो हमें देखना है कि नेट अमाउंट कितनी मिलने वाली है। तो इतनी फेस वैल्यू थी, उसमें से इतना खर्चा हो गया, तो नेट हमें इतनी मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूले में मैक्सिमम चीज़ें हम चाहिए हमने निकाल ली हैं। डी डिविडेंड निकाल लिया 1 लाख रुपीज़ का, रिडीमेबल वैल्यू निकाल लिया 10,50,000 की, नेट प्रोसीड्स हमने निकाल लिया 9,80,000, एंड नंबर ऑफ ईयर्स 10 ईयर्स के बाद उसकी रिडेम्पशन होनी है। और बाकी जो सारी चीज़ें फॉर्मूले में दी हुई है तो ये हमने कैलकुलेट कर ली। अब फाइनल इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो उसी को हमने कंटिन्यू किया है। डिविडेंड हमने निकाल लिया था 1 लाख रुपीज़ का, रिडीमेबल वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू 10,50,000 हमने पिछली उसमें स्लाइड में कैलकुलेट कर ली थी। नेट प्रोसीड्स 9,80,000 आई हुई है, और नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर जितने साल के बाद उसकी रिडेम्पशन होनी है वो 10 ईयर्स हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला हमने दोबारा से लिख लिया, वही उसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। डी डिविडेंड कितना है 1 लाख रुपीज़ का, ये हमने निकाला हुआ है। डिविडेंड हमने कैलकुलेट कर लिया था 1 लाख रुपीज़ प्लस रिडीमेबल वैल्यू कितनी है 10,50,000, 10,50,000 ले लिया। नेट प्रोसीड्स कितनी मिलने वाली है हमें 9,80,000, 9,80,000 ले लिया नेट प्रोसीड्स के लिए, और डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ईयर्स 10 कर दिया हमने। इसको कंप्लीटली डिवाइड करना है किससे, रिडीमेबल वैल्यू 10,50,000 प्लस 9,80,000 डिवाइडेड बाय 2, और 100 से इसको फाइनली लास्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे।
तो अब यहाँ पे 1 लाख का 1 लाख आ गया और इसका 10,50,000 माइनस 9,80,000 डिफरेंस निकालना है। पहले आपने इसको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इस वाले पोर्शन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व किया हमने, 70,000 आ गया। डिवाइड किससे करना था, 10 से डिवाइड करना था, डिवाइडेड बाई 10 वैसे ही लिख लिया हमने। इसको सॉल्व किया ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद क्या है, 10,50,000 प्लस 9,80,000 इज इक्वल टू 20,30,000 डिवाइडेड बाई 2 हमने एज इट इज़ लिख लिया। फिर जो है वो फॉर्मूले में लिखा था मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया हमने। 1 लाख का 1 लाख आ गया, 70,000 डिवाइडेड बाई 10 7,000 हो गया, और 20,30,000 को 2 से डिवाइड किया, 10,15,000 आ गया, और ये फाइनली फिर मल्टीप्लाइड बाई 100। 1 लाख प्लस 7,000 1,07,000 हो गए, और 10,15,000 से इसको डिवाइड करना है मल्टीप्लाइड बाई 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आपके पास 10.54% जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल आ जाएगी। तो एक बात जो आपने ध्यान रखनी है कि प्रेफरेंस कैपिटल के लिए कोई भी आफ्टर टैक्स कॉस्ट नहीं होती, कोई भी बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स नहीं है, उसके लिए सेम फॉर्मूला है, चाहे वो आपसे आफ्टर टैक्स पूछ रहा है बिफोर टैक्स पूछ रहा है, क्योंकि टैक्स में कोई भी बेनिफिट जो है वो प्रेफरेंस डिविडेंड को पे करने से हमें टैक्स में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, तो इसलिए कोई भी आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स कॉस्ट नहीं होती। तो टैक्स रेट अगर दिया भी गया है, आफ्टर टैक्स के लिए बोला भी गया है, तो आपने उसको कंप्लीटली इग्नोर करना है, और उसको इग्नोर करते हुए जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल कैलकुलेट करनी है। और अगर रिडेम्पशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी तो आप जो है वो रिडेम्पशन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रेफरेंस कैपिटल रिडीमेबल। और अगर रिडेम्पशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप सिंपल डायरेक्ट जो है वो D/NP × 100 से कैलकुलेट कर सकते हैं।